वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर नव्या निहाल, गेस्ट फैकल्टी ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। आज मैं ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए। कोर्स कोड है बायोकेम BT 311 और कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ये आपका सेकेंड टॉपिक है यूनिट 3rd का, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव की ग्रोथ के लिए इफेक्टिव हैं। कुछ जो अच्छे कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स जो कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये बेसिक आउटलाइंस है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी इस पूरे वीडियो लेक्चर में। फैक्टर्स जानने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे फूड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जो फर्मेंटेशन के थ्रू चीज़ या बटर का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो मिल्क को फर्मेंट करके कर्ड या फिर चीज़ या बटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका एज अ डिज़ायरेबल फूड प्रोडक्ट, एज अ डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माना जाता है, मतलब कि ये आपके गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वहीं पे जो दूसरा केस होता है, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स यानी कि जो हमारा खाना होता है उसे ख़राब करने के काम में आते हैं, यानी कि फूड स्पॉयलेज का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और साथ ही साथ फूड स्पॉयलेज की वजह से अगर हमने ख़राब खाना खा लिया तो कई बार ये हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, और इस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये सब आपके अनडिज़ायरेबल फैक्टर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, मतलब कि अनवांटेड ऐसा एक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे लिए सही नहीं है, तो इसलिए इसे हम बैड इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। ये आपके दो फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है कि खाने के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो उसमें पानी का अमाउंट कितना है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। हम सबको पता है कि जो मीट होता है वो प्रोटीन रिच होता है, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब आपके इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंट्रिंसिक फैक्टर में, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जो ऊपर की स्किन होती है, यानी कि जिसे हम छिलका बोलते हैं, तो वो भी फूड को, वो उस वेजिटेबल को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से। प्लस फिजिकल बैरियर्स में जो आपके नट्स के जो शेल्स होते हैं, यानी कि समटाइम्स अगर आप देखेंगे कि बादाम की जो के ऊपर एक मोटी शेल होती है, उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर से हमें बादाम यानी कि आलमंड मिलता है। तो जो ऊपर की जो शेल होती है ये आपका फिजिकल बैरियर कहा जाता है। उसी प्रकार से जो आपके एग होते हैं उसके ऊपर वाइट कैल्शियम की शेल होती है और वो आपका फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट यानी जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हम जनरली इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम अपने खाने को प्रिजर्व या स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जो रेफ्रिजरेटर होता है ये नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जा कर के किल हो जाते हैं, कि अगर हमें अपने खाने को फूड स्पॉयलेज से बचाना है तो हमने रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मर गए, ऐसा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो एंजाइम होते हैं वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला वो उनको उनका फेवरेबल कंडीशन, मतलब जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं, वो फेवरेबल कंडीशन उनको एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा, तो वो उनके एंजाइम्स फिर से एक्टिव होकर के ग्रो करेंगे। साथ ही साथ
रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि जो एनवायरनमेंट में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उमस जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, और गैसेस में आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस आपके टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 4 फैक्टर्स आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आते हैं जो कि डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट से अपने कोरिलेट करते हैं अपने खाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर में वाटर एक्टिविटी की। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वाटर आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट में से एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर कुछ भी जो आपके न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है वाटर। साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उसे इल्यूट आउट, उसे बाहर निकालने में मददगार होता है वाटर की वजह से। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सेल्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल होती है उसमें केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरत होती है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड में वाटर की ज़रूरत होती है। ज़ीरोफाइल्स आपके जनरली ड्राई लविंग बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया जिन्हें नमक पसंद है। तो अगर हमारे कोई भी ऐसा, इसीलिए अगर आप देखें कि कोई ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा नमक भी हो गया लेकिन अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो वहाँ पे हेलोफाइल्स टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। उस हिसाब से आपका ऑस्मोफाइल्स जो होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और जहाँ भी फूड प्रोडक्ट में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रिलीज होगा वहाँ पे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर किसी फूड प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है विदाउट एनी सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब शुगर या फिर सॉल्ट, इनके एब्सेंस में अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर है तो उस फूड प्रोडक्ट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमने किसी भी खाने में नमक डाला है यानी कि NaCl डाला है, सॉल्यूट ऐड किया है, तो NaCl जा कर के वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाएगा और जिसकी वजह से काफ़ी समय के बाद वो खाना ख़राब होगा। उसी प्रकार से चीनी यानी कि जो भी आपका सुक्रोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो सुक्रोज का आप उसका भी ऐसे ही होता है कि जब भी हम उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उसके जो भी होते हैं वो जा कर के सुक्रोज के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना थोड़े टाइम बाद ख़राब होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सॉल्ट और शुगर में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा लेट से ख़राब होता है, तो वो है आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन। अगर हमने जो हमारा नमकीन खाना होता है, इसीलिए अगर आप देखें घर में भी जो अचार वगैरह बनते हैं और जो उसमें सॉल्ट की वजह से ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की। तो पीएच मैंने आपको बताया भी आपको कि एक नॉर्मली जो पीएच होता है ये आपका 0 to 14 होता है, जिसमें से जो पीएच 7 होता है वो आपका न्यूट्रल कंडीशन होता है। जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरे 14 तक ग्रो नहीं करते हैं, उनका जो पीएच लेवल होता है वो लगभग 1 से लेकर के 11 तक होता है। और जो आपके ईस्ट और मोल्ड्स होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं एसिडिक फूड में, मतलब कि जो आपका 7 pH से बिलो फूड है उसमें ग्रो करते हैं ज़्यादातर। और बैक्टीरिया आपका जनरली 4.5, 6.5 to 7.5 और 9 pH पे ग्रो करता है। ईस्ट आपका 1.5 to 3.5, 4.5 to 6.8 और 8.0 to 8.9 में ग्रो करता है। मोल्ड्स आपके 1.5 to 3.5, 4.5 to 6.8 और 8.0 से 11.0 के बीच में ग्रो करता है। पीएच किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पीएच की वजह से उस फूड प्रोडक्ट का टेस्ट बदल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बटर का टेस्ट
स्वीट बटर होते हैं जिनका पीएच अराउंड आपका 6.5 समथिंग होता है, और अगर हमें उसी बटर को सार करना है, खट्टा बनाना है, तो उसमें हम एसिड का यूज़ करते हैं, और जैसे ही उसमें हम एसिड ऐड करते हैं तो उसका पीएच लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है इस स्वीट बटर के कंपेयर में। फूड के कंटेक्स्ट में ये 4 अलग डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं पीएच वैल्यू को लेकर के। फर्स्ट है आपका ग्रुप 1, जिसमें आपके लो एसिड फूड, यानी कि जिनमें एसिडिटी कम होती है, मतलब कि वो 7 के आसपास होते हैं, यानी कि मोर देन 5.3, इसका पीएच होगा मोर देन 5.3। और कॉर्न, मीट, फिश, मिल्क, ये सब आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इस पीएच पे रहते हैं। लगभग इस फूड प्रोडक्ट्स में, लगभग इन खाने के आइटम्स में हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्योंकि मैंने पीछे लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया है कि बैक्टीरिया जनरली किस तरह के पीएच पे ग्रो करता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 2, जिसमें आपका पीएच आता है 5.3 से 4.5 तक, और इसे इसीलिए हम बोलते हैं मीडियम एसिड फूड। इसमें आपके बनाना, योगर्ट और पंपकिन आते हैं, और इसमें भी जनरली हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव ग्रो कर सकते हैं। अगला है आपका ग्रुप 3, जिसमें एसिड फूड्स आते हैं। पीएच है 4.5 टू 3.7, जिसमें टोमेटो, ऑरेंज जूस, शुगर बीट और ग्रेप्स होते हैं। ईस्ट एंड मोल्ड्स, जनरली जो भी ज़्यादातर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे आपके ईस्ट एंड मोल्ड्स ग्रो करते हैं इन कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो इन सब फूड प्रोडक्ट्स को ईस्ट एंड मोल्ड स्पॉइल करते हैं, यानी कि ख़राब कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ ख़राब कर सकती है। लास्ट है आपका ग्रुप 4, जिसमें आपका 3.7 से कम रेंज वाले पीएच आते हैं, पीएच कंटेंट फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, और इसीलिए इसको हम हाई एसिड फूड कहते हैं। 7 से बिलो, यानी कि 7 से 0 की तरफ जैसे मूव करते हैं वो आपके एसिडिटी बढ़ती जाती है फूड प्रोडक्ट्स की। तो ग्रुप 4 में आपके एप्पल, ग्रेप फ्रूट जूस और लाइम्स आते हैं। जनरली ईस्ट और मोल्ड्स, अगर आप लेमन कभी भी कट करके काफ़ी दिन के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे उस पर एक ब्लैक कलर का हाइफी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है, तो वो एस्परजिलस, यानी कि जो आपका मोल्ड होता है वो उस वजह से ग्रो होता है। तो जनरली आपका यही होता है कि ईस्ट और मोल्ड्स उसके ऊपर ग्रो होने लगते हैं। एप्पल में भी देखिए, एक टेम्परेचर सही नहीं मिलने की वजह से एप्पल ख़राब होता है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं वो आपके ज़्यादातर ईस्ट एंड मोल्ड्स हैं, जो कि आपके सेब जैसे प्रोडक्ट्स को ख़राब करते हैं। इसके अलावा जनरली हमें पता है कि जो मिल्क होता है उसका पीएच मोर देन 5.3 होता है। अब बात हम ये करते हैं कि जैसे मिल्क है और कर्ड का फॉर्मेशन उसमें कैसे होता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो मिल्क में जितने भी लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं उन्हें कंज्यूम करता है और लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। तो जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका पीएच डाउन होता जाएगा, यानी कि मिल्क आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखें कि अगर आपने कर्ड 4-5 दिन बाहर छोड़ दिया है तो वो 4-5 दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा खट्टा टेस्ट हो जाता है। तो यही रीज़न है कि उसमें जितना ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो होता रहेगा वो उतना ही ज़्यादा खट्टा होता जाएगा। उसी तरह से आपका जो मीट का केस होता है, इसमें स्यूडोमोनास नाम का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है। स्यूडोमोनास क्या करता है कि मीट के जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसे कन्वर्ट करता है प्रोटीनेज में, जो मीट के जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसे कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और अमोनिया आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो इस वजह से जो मीट का पीएच होता है वो आपका
बेसिक, वो आपका पीएच आपका रेज होता है, बढ़ता जाता है। तो मीट के केस में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहा है तो पीएच बढ़ता जाएगा, लेकिन मिल्क के केस में कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहा है जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से पीएच इसका डाउन होता जाएगा, घटता जाएगा। ये आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट्स जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स का मैंने आपको पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, उसी प्रकार से हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व की ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ और अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एनर्जी के लिए। तो जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं, ये यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कार्बन मिलता है, कार्बन के साथ साथ एनर्जी का भी स्रोत माना जाता है, जो भी आपके सिंपल शुगर्स होते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स को यूटिलाइज करते हैं, जैसे आपके स्टार्च और सेल्यूलोज। तो इन सब को यूटिलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएजेस। ज़्यादातर ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सिंपल शुगर को कंज्यूम करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करते हैं, जिसमें आपके सिंपल शुगर या फिर अमीनो एसिड आते हैं। अमीनो एसिड जो भी होते हैं आपके, ये सब नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हमें कार्बन और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ज़्यादातर, और सिंपल शुगर से उन्हें कार्बन मिलता है और अमीनो एसिड से उन्हें नाइट्रोजन मिलता है। अब बात करते हैं जो भी आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे टूटते हैं, वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करता है। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहले उनका ब्रेकडाउन होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू। कुछ एंजाइम्स इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो उस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो सिंपल फॉर्म सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म तक जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। न्यूट्रिएंट कंटेंट्स में जो मिल्क होते हैं उसमें आपके हर प्रकार के सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का उसमें सूक्ष्म जीव ग्रो कर सकता है। लेकिन जो मीट होता है, मीट में आपके ज़्यादातर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स उसमें इतना नहीं होता है, तो उसमें उस हिसाब से सूक्ष्म जीव ग्रो करेंगे। और अगर हम प्लांट ओरिजिन से लिए हुए फूड की बात करते हैं, जैसे अनाज या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपके ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये आपके बेसिक न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं। अगला है आपका एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और मैकेनिकल बैरियर्स। तो आपके एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस में हम सबसे पहले बात करते हैं, या फिर मैकेनिकल बैरियर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स मतलब कि हमें ऊपर से देख करके किसी भी फल की या सब्जी की जो कवरिंग होती है या जो उसका छिलका होता है, ये सब क्यों होता है? ये सब उस फूड प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो भी फिजिकल बैरियर्स हैं तो उसमें क्या क्या हैं। आपके अगर एग मेम्ब्रेन के ऊपर शेल लगी हुई है कैल्शियम की, तो वो इसीलिए होती है जिससे कि एग को कोई नुकसान ना हो अंदर साइड में। उसी तरह से जो क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली प्लांट में कई बार प्रेजेंट होते हैं, और इनके होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो सूक्ष्म जीव की ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो टर्मरिक, हल्दी होता है, वो जल्दी नहीं सड़ता जब तक उसमें पानी ना डाला जाए, या फिर पानी की वजह से वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो आपके जनरल जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ होती है कि हम उसे नेचुरली प्रेजेंट होता है फूड में, और कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम अपने खाने में
ऐड करते हैं उसे ज़्यादा दिन तक रखने के लिए। तो ये आपके नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा, फिनोलिक, एल्केलॉइड्स, पिगमेंट्स और रेजिन्स। ये सब आपके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं। साथ ही साथ जो भी फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स होते हैं ये सब आप कुछ इसमें ऐसे हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स में जैसे आपके गरम मसाले यानी कि जो भी स्पाइसेस होती हैं ये सब आपके जल्दी नहीं सड़ते हैं। तो ऑरिगेनो और थाइम जो होता है इसमें थाइमोल नाम का एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इसी तरह से सिनेमिक जो सिनेमन होता है यानी कि जो दालचीनी होता है इसमें सिनेमिक एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। जितने भी गरम मसाले होते हैं या फिर जो दालचीनी होता है उसमें यूगिनॉल प्रेजेंट होता है। और गार्लिक में आपका यानी कि लहसुन में आपका एलिसिन नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि खराब होने से बचाता है। ये आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है जो कि लोगों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनार के फल के छिलके को आइसोलेट किया। वहाँ से इन्होंने आइसोलेशन करने के बाद देखा कि कुछ ऐसे इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स यानी कि कुछ उसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं जो कि आपके ल्यूकोनोस्टॉक मोनोसाइटोजेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोलाई और यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मतलब कि इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो हर एक फूड प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, या तो उसके छिलके में या फिर गुठली में, जो कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को रोकते हैं। एडेड फूड्स की बात करते हैं तो कुछ आपके ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं उस खाने में, जिसकी वजह से खाने को हम काफ़ी से ज़्यादा समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये आपके प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपियोनेट्स, ये दो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेड अगर आप देखें तो 4 से 5 दिन तक अगर आप रखे रहें तो ख़राब नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप फ्रिज में उसको रख रहे हैं तो कई बार 1 हफ्ता भी रखे रहे तो भी वो ख़राब नहीं होता है। तो उसमें ये सब केमिकल्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके केक्स होते हैं, जैम, जेली या फिर चीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें मोल्ड्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रोटेक्ट करता है आपका ये। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल को हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल जनरली आपका EH ये आपका शॉर्ट नेम है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रिडॉक्स पोटेंशियल में ये होता है कि कुछ ऐसे आपके सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और वो डोनेट कर देते हैं, और दूसरा आपका ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो उसे रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। ये जो आपके दोनों कंपाउंड होते हैं, एक जो आपका डोनर कहा जाता है, दूसरा आपका जो एक्सेप्टर कहा जाता है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इन कंपाउंड के बीच में, और उसे ही हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ आपकी लिखी है कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, उसे हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरा जिसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसे हम रिड्यूस्ड बोलते हैं। तो डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जनरली जो रिडॉक्स पोटेंशियल को मेज़र किया जाता है उसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसे मेज़र करते हैं,
और ज़्यादातर मिली वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर जैसे हमने किसी भी न्यूट्रिएंट्स का हमने रेडॉक्स पोटेंशियल पता किया तो उसको हम जैसे 400 मिली वोल्ट है तो 400 उसमें हम मिली वोल्ट आपका यूनिट है तो उसके थ्रू हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर एंजाइम्स में आपके कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, परऑक्सीडेज, थायोल्स में मर्केप्टेंस, एस्कॉर्बिक एसिड और पॉलीफिनॉल्स, टैनिन, लिग्निन और फ्लेवोनॉइड्स। तो ये सब आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। लास्ट पीपीटी में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक के बीच में ग्रो करते हैं, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें आपके 3 अलग फैक्टर्स माने जाते हैं। पहला होता है आपका मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। तो ये आपका टेम्परेचर, पीएच या सैलिनिटी, इन सब चीज़ों के लिए होता है। मिनिमम मतलब होता है कि आपका कम से कम वो टेम्परेचर जहाँ पे चांसेस हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सूक्ष्म जीव ग्रो कर सकता है। लेकिन जो अगर हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो किया तो उसका मिनिमम टेम्परेचर हम समझते हैं 28 डिग्री, अगर हम मान के चल रहे हैं। तो वो बैक्टीरिया, ये देखिए लैक्टोबैसिलस लिख रखा है यहाँ पे मैंने। तो जैसे आपका लैक्टोबैसिलस है तो इसका हमने मान लिया 25 डिग्री या 20 डिग्री की ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने में ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन यही आपका अगर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है यानी कि 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर, और तो ऐसे केस में आपका जो मिल्क है वो कर्ड में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो कई बार होता है कि बहुत जल्दी बन गया और बहुत ही जल्दी उसमें जो खट्टापन होता है दही का वो आने लगता है, ज़्यादा समय के लिए अगर हमने उसे छोड़ दिया तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने के उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो सही से काम करते हैं और जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, वो टेस्ट में अच्छा होता है, फ्लेवर में, टेक्सचर में, इन सब में वो अच्छा होता है। लेकिन अगर हमने मैक्सिमम की बात की तो उस केस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, लेकिन जो फ्लेवर, टेक्सचर होता है वो बदल सकता है। ये डिफरेंट क्लासेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टेम्परेचर के बेसिस में। तो फर्स्ट है आपका साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स मैंने बताया भी था कि कम से कम टेम्परेचर इसको चाहिए रहता है। तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये आपका है 50 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। विब्रियो, एरोमोनास, अल्कलीजेंस, स्यूडोमोनास और फ्लेवोबैक्टीरियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर फ्रोजन फूड्स को स्पॉइल करने में काम आते हैं। साइक्रोट्रॉप्स आपका 0 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और 0 डिग्री पे आपके स्यूडोमोनास एरिजिनेसा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरोइड, ये सब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और ये जो भी डेट फ्रूट्स होते हैं उन्हें स्पॉइल करते हैं, उनको ख़राब करते हैं। अगला है आपका मीज़ोफिलिक। मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया आपका जनरली ह्यूमन बॉडीज़ में भी पाया जाता है, साथ ही साथ सॉइल्स में प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर इसका होता है 30 to 40 डिग्री और इसमें आपके लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, इस्चर्चिया कोलाई, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है थर्मोफिलिक, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो 45 to 65 डिग्री सी होता है और इसमें लो एसिड कैंड फूड्स को ये अफेक्ट करते हैं, को स्पॉइल करते, ख़राब करते हैं और ये क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस ज़्यादातर इस
क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम सबको पता है कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्रो करते हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऑक्सीजन आपका एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सही है क्योंकि वो ग्रो करते हैं, एनर्जी वहाँ से लेते हैं। और ऑक्सीजन आपका पावरफुल ऑक्सीडेंट भी माना जाता है, प्लस ये आपका बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऑक्सीजन आया उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो भी आपके एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। इसीलिए अगर हमने कहीं ग्रोथ करा रही हुए एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो उसे हमें टाइटली सील्ड कर देना चाहिए उस कंटेनर को पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका जनरली प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। और ऑक्सीजन को ये नहीं रहता है कि वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस केस में अगर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहा है तो ये उसके सेल वॉल को डिसरप्ट करता है और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। उनकी जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाता है। ये यहीं पे मैंने ये लिखा है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है माइक्रोबियल सेल में तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ करता है बिना ये समझे कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत है या नहीं। इस केस में आपके ऑक्सीजन जो होता है ये आपका लोवेस्ट स्टेट में, स्टेबल स्टेट में पाया जाता है। और समटाइम्स ऑक्सीजन अगर आपका रेस्पिरेशन में आया तो ऑक्सीजन आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रीली मूव करेगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए हार्मफुल होता है। ऑक्सीजन आपका फ्रीली मूव करेगा तो वो कोशिश करेगा कि आपका किसी ना किसी दूसरे ऑक्सीजन से या तो बाइंड होकर के स्टेबल हो जाए या फिर वो किसी दूसरे एटम से बाइंड होकर के स्टेबल हो जाए। तो ऐसे केस में ये आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि आपका फ्री रेडिकल स्कैवेंजर का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका इनहिबिटरी इफेक्ट काम करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है ग्रोथ मीडिया में तो ये उसे इनहिबिट करता है। इसी तरह से जो क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है उसे इफ़ेक्ट करता है। स्पोर्स के जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होता है वो CO2 की वजह से इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो कई बार अगर आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिन्हें हमने, या फिर जो आपके सीरियल ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो अनाज होते हैं, अगर हमने उन्हें रख दिया है काफ़ी दिन से, अगर हमने उसे रख रखा है तो मॉनसून के सीज़न में जनरली, क्योंकि उस समय में उमस यानी कि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो नीचे से ख़राब होने, मतलब वो अनाज आपका ख़राब होने लगता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी पैकेज्ड फूड यानी कि चिप्स, लेज या फिर कुछ ऐसे, या फिर मीट की भी बात करें तो अगर वो अच्छे से रैप्ड नहीं होते हैं तो उनका टेस्ट ख़राब हो सकता है, उन पे फंगल ग्रोथ हो सकती है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट पे मॉइस्चर या फिर
ओमस का प्रभाव आपको दिख रहा है तो उस फूड प्रोडक्ट को आप थोड़ी देर धूप में रख दें, जिसकी वजह से जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इवेपोरेट हो जाए और वो फूड प्रोडक्ट आपका ड्राई हो जाए, जिसकी वजह से खाना आपका स्पॉयल होने से बच सकता है। ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है हीट ट्रीटमेंट मेथड के बारे में। जनरली आपको पास्चराइजेशन के बारे में लिखना है छोटा सा नोट्स। लर्निंग आउटकम्स, जिसमें मुझे उम्मीद है कि बच्चों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो भी एडवर्स प्लस या फिर पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो समझ आया हो। ये रेफरेंस है, ये आपका एक रिसर्च पेपर है जहाँ से मैंने ये सारा मैटर लिया है। तो अगर आपको और भी आगे डिटेल्स में पढ़ना है तो आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।